morning to all of you. Myself Vikram, PGT Accountancy from Suraj School Kosli. स्वागत करता हूं आज अकाउंटेंसी क्लास 11th चैप्टर 11 टॉपिक 2 कॉलम कैश बुक। और 2 कॉलम कैश बुक में अब तक हमने 14-15 तक मैंने कहा था आपको इलिस्ट्रेशंस जो हैं वो प्लीज करके देखिएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखिएगा। तो मैं नए टॉपिक पे चलने से पहले एक बार एक इलिस्ट्रेशन 14 और डिस्कस करता हूं आपके साथ 2 कॉलम कैश बुक का, ताकि आपको 2 कॉलम कैश बुक में किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन 2 कॉलम कैश बुक, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। तो जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक है दैट इज टू बी रिटन ऑन डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, दैट इज रिसिप्ट साइड। क्योंकि दोनों के दोनों बैलेंस हैं तो हम किस नाम से लिखेंगे इनको? टू बैलेंस ब्रोट डाउन के नाम से लिखेंगे। कॉलम हमारे वही रहेंगे कैश का एंड बैंक का कॉलम। इनके अलावा जो कॉलम है आपको कंप्लीट फॉर्मेट में रखेंगे। मैं कैश और बैंक के फॉर्मेट को लेके चल रहा हूं तो उसमें सिर्फ कैश और बैंक का कॉलम बना रहा हूं। जो डेबिट वाले एलिमेंट है मैं टू के साथ लिखूंगा और जो क्रेडिट वाले एलिमेंट है मैं बाय के साथ लिखूंगा। कॉलम आप सेपरेट रखना चाहें तो रख लें, अदरवाइज कैश और बैंक का सिर्फ मैं आपको ये डिस्कस करूंगा कि एलिमेंट कहाँ जाएंगे। बाकी चीजें सारी की सारी हम अपने ये जो सॉल्यूशन दिया है इस सॉल्यूशन में से चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये हमने बैलेंस लिख दिया। हमारा कितना? 12,000 कैश का बैलेंस है और 36,000 बैंक का बैलेंस है। आगे चलते हैं। मार्च एक कैश्ड ए चेक फॉर 15,000 एंड पेड सैलरीज फॉर मंथ ऑफ फेब इन कैश रुपीज 12,500। हमने एक चेक इशू किया और उसके बदले में पैसा निकलवा लिया। चेक कैश का मतलब है हमने चेक इशू करके पैसा ले लिया 15,000। तो यानी कि हमने बैंक से कैश विड्रॉल किया। हमने बैंक से कैश क्या किया है? विड्रॉल किया है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ये एंट्री होगी तो कॉन्ट्रा एंट्री में चला जाएगा टू बैंक और अमाउंट आ जाएगी कैश में 15,000। और दूसरी तरफ हम लिख देंगे बाय कैश अकाउंट और अमाउंट चली जाएगी 15,000 बैंक कॉलम में। और दोनों के आगे हम लगा देंगे सी, दैट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। ये कॉन्ट्रा एंट्री बन गई। अब पेड सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ फेब इन कैश, फरवरी महीने की सैलरी हमने अब पेड की है। तो पेड कैश बुक जो है बेटा वो रिसिट्स और पेमेंट को काउंट करता है, रिसिप्ट और पेमेंट को। चाहे वो किसी भी ईयर के क्यों ना हो, किसी भी साल से संबंधित क्यों ना हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर की पेमेंट कर रहे हो, चाहे हम करंट ईयर की पेमेंट कर रहे हो, या हम नेक्स्ट ईयर की पेमेंट इन एडवांस कर रहे हो, हम सिर्फ पेमेंट और रिसिप्ट्स को शामिल करते हैं। तो पेमेंट हो रही है या रिसीव्ड हो रहा है वो कैश बुक में आएगा। तो यहाँ पर हमने फरवरी महीने की सैलरी दी है, कोई बात नहीं, सैलरी पेड की है तो हम लिख देंगे सिंपली बाय सैलरी, क्योंकि पेमेंट हो रही है। और क्योंकि सैलरी कैश में दी है तो कैश में ही लिख देंगे 12,500 रुपये और यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देंगे। चलिए 4th ऑफ मार्च देखिएगा, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मिस्टर सुनील सेठ इन अवर बैंक अकाउंट। तो हु इज सुनील सेठ? दैट इज अ कस्टमर। सुनील सेठ कौन है? एक कस्टमर है जो कि हमारे अकाउंट में डायरेक्टली कितने रुपए जमा कर रहा है? 3,000। डिस्काउंट अलाउड ₹100 और 100 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट अलाउड विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, ये जर्नल प्रॉपर में एंट्री आ जाएगी। लेकिन क्योंकि हमने सुनील सेठ ने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट जमा करा दिए हैं तो हमारे डेबिट में रिसिप्ट कॉलम में आएगा टू मिस्टर सुनील सेठ, और बैंक में जमा कराए हैं तो बैंक में डायरेक्ट आ जाएंगे 3,000 रुपए। साथ साथ अपने सॉल्यूशन में भी चेक कर सकते हैं कि हम ठीक लिख रहे हैं कि नहीं। रिसीव्ड फ्रॉम एन आउट स्टेशन कस्टमर ए चेक ऑफ 9,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000। ठीक है, और चेक के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि बैंक में 12 मार्च को जमा कराया है और बैंक ने कलेक्शन चार्जेस 20 रुपए हमसे चार्ज किए हैं। तो इसका मतलब हमें चेक मिला है 10 मार्च को, तो 10 मार्च को जो चेक मिला है उसकी एंट्री तो कैश बुक में जाएगी नहीं, वो तो चली जाएगी जर्नल प्रॉपर में। और लिख देंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू आउट स्टेशन कस्टमर। ठीक है, या टू कस्टमर अकाउंट। और डिस्काउंट अलाउड साथ में
क्योंकि रिसीव कर रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड साथ में डेबिट हो जाएगा। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 9,500, 500 और 10,000 की एंट्री जनरल प्रॉपर में आ जाएगी। अब ये 12 मार्च को जाएंगे, उससे पहले 11 मार्च की एक ट्रांजेक्शन दे रखी है, तो 11 मार्च की ट्रांजेक्शन आप नोट कर लें। गोविंद सेटल्ड हिज अकाउंट ऑफ ₹6,000 बाय चेक ऑफ ₹5,900। चेक वॉज डिपोजिटेड इनटू बैंक ऑन 15th मार्च, ये 15 मार्च को जमा हुआ। गोविंद ने 6,000 रुपए की पेमेंट 5,900 का चेक देकर पूरी कर दी, और चेक 15 मार्च को जमा हुआ है, तो अगेन 11 मार्च की एंट्री जनरल प्रॉपर में चली जाएगी। और क्योंकि चेक यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, रिसीव ही कर रहे हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट। ठीक है, 5,900, 100 रुपए और 6,000 रुपए की एंट्री। और 15 मार्च को एंट्री है, तो उसको देखने से पहले आइए ऊपर चलते हैं। 10 मार्च में देखिए क्या लिखा था कि 12 मार्च वाला चेक हमने, सॉरी 10 मार्च वाला चेक हमने 12 मार्च को क्या कर दिया, जमा करा दिया। तो 12 मार्च को अगर हम इसको जमा करा रहे हैं, तो उसकी एक एंट्री आप यहाँ पर पास कर लेंगे। और चेक जमा कराने की एंट्री क्या होती है, बैंक में जाएगा तो टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड, ये 12 मार्च की एंट्री है। और बैंक में पैसा आ जाएगा, चेक कितने का मिला था, 9,500 रुपीज का। फिर 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 14, 15। आइए 15 मार्च पर चलते हैं। 15 मार्च की ट्रांजेक्शन में 5,900 का चेक हमने जमा कराया है। अगेन चेक जमा करा रहे हैं 15 मार्च को, तो फिर लिख देंगे टू चेक इन हैंड, और बैंक में चला जाएगा चेक 5,900 रुपए का। उसके बाद 16 मार्च आई, सेटल्ड रवीज अकाउंट ऑफ ₹8,200 आफ्टर डिडक्टिंग 200 एज डिस्काउंट एंड बाय गिविंग अ चेक ऑफ 6,000 एंड बैलेंस इन कैश। तो सबसे पहले ये समझिए कि मेरे पास एक्चुअल में है क्या। मेरे पास गिवन है रवि के अकाउंट की ट्रांजेक्शन, और रवि के अकाउंट की ट्रांजेक्शन अगर मैं चेक करता हूं, तो मुझे उसके अमाउंट देने हैं 8,200 रुपये। ठीक है, और जिसमें से मैंने 200 रुपये आफ्टर डिडक्टिंग 200 रुपये डिस्काउंट काट लिया, तो बचा कितना, 8,000। और उस 8,000 में से भी मैं उसको 6,000 का क्या दे रहा हूँ, चेक दे रहा हूँ, तो ये बैंक से पेमेंट होगी उसकी। और बाकी के जो बच गए 2,000, दैट इज इन कैश, वो मैं कैश दे दूंगा। दे किसको रहा हूँ, रवि को। तो रविज अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश, हमारी एंट्री आ जाएगी। तो पेमेंट हम इसको कर रहे हैं बेसिकली, तो पेमेंट करेंगे तो हम कहाँ लिख देंगे, पेमेंट करेंगे तो हम लिख देंगे अपना, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं ना, सेटल्ड रवीज अकाउंट। तो रवि अकाउंट की पेमेंट हो रही है, तो यहाँ बाय करके लिख देंगे, बाय रवीज अकाउंट। और 2,000 कैश में, 6,000 रुपये बैंक में, ये एंट्री हमारी हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। विड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ ₹15,000 एंड ऑफिस इक्विपमेंट वाज परचेज फॉर 12,000 एंड बैलेंस टेकन बाय ओनर। तो देखिए 15,000 रुपये हमने टोटल विड्रॉल किए हैं, 15,000 रुपये टोटल विड्रॉल किए हैं। और उनमें दो तरीके की ट्रांजेक्शन हुई, टोटल 15,000 विड्रॉल किए, जिनमें दो तरीके की ट्रांजेक्शन हुई। एक में तो 12,000 का ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा गया, और एक बचे हुए पैसे पर्सनल यूज के लिए ओनर ने ले लिए। जो ओनर ने लिए वो तो हो गई हमारी ड्राइंग्स, और जो ऑफिस इक्विपमेंट के लिए लिए हैं वो आ गए हमारे पास एसेट्स ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से। तो हम सीधी एंट्री क्या कर लेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से निकाले हैं, बैंक से निकाले हैं, तो टू बैंक। तो इसका मतलब बैंक से पैसा कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, पेमेंट साइड में जाएंगे, और पेमेंट साइड में क्या लिख देंगे, बाय ऑफिस इक्विपमेंट बाय ड्राइंग्स। 12,000 का तो ऑफिस इक्विपमेंट बैंक में डाल देंगे, और 3,000 रुपये कैश विड्रॉल किए थे, तो वो भी बैंक से ही निकाले हैं, तो बैंक से निकाले तो वो भी बैंक से कम हो जाएंगे। ठीक है, ड्राइंग के नाम के। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी, डेटेड 17 मार्च। आइए 18 मार्च पे चलते हैं। 18 मार्च की ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट, उधार में बेचा है। जर्नल प्रॉपर में एंट्री रिकॉर्ड होगी, या स्पेशल पर्पज सब्सिडी बुक अगर अलग से मेंटेन कर रहा हूं, तो
गुड्स संजय को उधार में बेची हैं तो किस में चली जाएगी, सेल्स बुक में। इट डिपेंड्स कि वो कहाँ पर इस एंट्री को रिकॉर्ड कर रहा है, जनरल प्रॉपर में कि स्पेशल पर्पस सब्सिडी बुक सेल्स बुक के अंदर, यानी कैश बुक में तो ये नहीं आएगी। संजय रिटर्न गुड्स, संजय ने वापस कर दी गुड्स 500 रुपए की एंड सेटल्ड इज अकाउंट बाय चेक। अब 8,000 के गुड्स में से संजय ने 500 रुपए का सामान वापस कर दिया, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, 5,000 के सामान की वापसी की। दैट इज हमने उसको सामान बेचा था, तो वो बेचने के बाद वो पैसा वापस आएगा, तो लिखेंगे सेल्स रिटर्न टू संजय, यानी जनरल प्रॉपर में सेल्स रिटर्न की एंट्री चली जाएगी या फिर सेल्स रिटर्न बुक में चली जाएगी। और बाकी 7500 रुपये हमने उसको क्या कर दिए, दैट पेड बाय चेक, चेक से पेमेंट कर रहा हूं तो संजय अकाउंट डेबिट, क्योंकि संजय को पेमेंट करनी है टू बैंक, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, बाय संजय, बाय संजय। और बैंक से मेरे पैसे कट जाएंगे कितने, 7,500। ठीक है, 7,500। आगे चलिए, 22 मार्च को बैंक नोटिफाइज दैट संजय चेक हैज बीन डिसऑनर्ड एंड बैंक डेबिटेड 20 टूवर्ड्स इट्स चार्जेस फॉर दिस बैंक। तो बैंक ने क्या किया कि संजय के चेक को डिसऑनर कर दिया और 20 रुपए बैंक चार्जेस के भी ले लिए उसके ऊपर, तो इसकी एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे। अब संजय को चेक वापस जाएगा तो सिंपली एंट्री कर देंगे संजय अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक चार्जेस को उसमें शामिल करते हुए, बैंक जो चेक की अमाउंट थी उसमें जोड़ते हुए लिख देंगे 7520, 7520। इसकी एक एंट्री हमारी पास हो जाएगी। देखिए ऊपर आइए एक बार जरा, 10 मार्च में जो 12 मार्च को हमने एंट्री की थी उसमें 20 रुपए कलेक्शन चार्जेस भी थे, तो आप जब इसका पैसा लिखेंगे चेक का 9,500 का, तो 20 रुपए कलेक्शन चार्जेस माइनस करके लिखेंगे, या फिर 20 रुपए की बैंकिंग ट्रांजेक्शन बाय बैंक चार्जेस के नाम से क्रेडिट में शो कर देंगे, बाय बैंक चार्जेस कहाँ पर, इस एंट्री के साथ टू चेक इन हैंड के साथ लिख देंगे बाय बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस, दैट इज ₹20, 20 रुपए की एक ट्रांजेक्शन हम यहाँ पर मेंशन करके चलेंगे, कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में। चलिए आगे चलते हैं। इशूड अ चेक ऑफ ₹3,000 to Ashok as advance against our order of furniture worth ₹5,000। देखिए एक चेक हमने अशोक को इशूड किया है एज एन एडवांस अगेंस्ट आवर ऑर्डर ऑफ फर्नीचर। अब जो फर्नीचर का जो हमने ऑर्डर दिया है, तो क्या हमने गुड्स को मंगवा लिया है, नहीं मंगवाया है, अभी गुड्स नहीं आई है, लेकिन उसको क्योंकि 3,000 हमने एडवांस में दे दिए हैं, तो इसकी हम एंट्री डाल देंगे क्या, बाय अशोक, और अमाउंट आ जाएगी 3,000। चेक दिया है ना, तो 3,000 की एंट्री कर देंगे, 5,000 की कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, बिकॉज इट इज ओनली एन ऑर्डर, और हमें पता है जब तक कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ना बने हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो ऑर्डर को रिकॉर्ड नहीं करते। 25 तारीख में देखिए, रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक एंड बैंक चार्जेस इन द कैश फ्रॉम संजय। अब जो 7,500 का संजय ने चेक दिया था और 20 रुपए हमने चार्जेस उससे लिए थे, तो 7,520 रुपए जो बनते थे वो मुझे रिसीव हो गए। रिसीव हो गए तो सिंपल एंट्री कर लेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू संजय, 7,520, 7,520। इसकी हम एक एंट्री कहाँ लिख देंगे, डेबिट में, रिसिप्ट साइड में, किस नाम से, टू संजय के नाम से। और क्योंकि चेक मिला है, क्या मिला है, सॉरी अमाउंट मिला है, कैश मिला है, तो 7,520 कैश में आ जाएंगे। आगे चलिए, गुड्स वर्थ ₹12,000 वर परचेज्ड फ्रॉम श्याम सुंदर ऑन 15th इंस्टेंट, इट्स पेमेंट वाज मेड टुडे बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। 12,000 रुपए की गुड्स खरीदी श्याम सुंदर से ऑन 15th इंस्टेंट एंड इट पेमेंट वाज मेड टुडे बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% का। तो 15th इंस्टेंट क्या है, बेसिकली 15% डिस्काउंट, कौन सा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, इंस्टेंट मतलब ट्रेड डिस्काउंट, तो 15% ट्रेड 15th
काटिए, इसके ऊपर कितना बनेगा? 12,000 का 15%, ये हो जाएगा 1200 प्लस 6, 1800 रुपये, यानी 12,000 में से 1800 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट काटते हुए 200, 10,200 की एंट्री होगी। लेकिन उसमें भी 5% कैश डिस्काउंट से हम पेमेंट कर रहे हैं, तो 5% कैश डिस्काउंट का मतलब हो गया 610 रुपये। 610 रुपये की आप डिस्काउंट काट लें तो मेरे पास कितने बच जाएंगे टोटल? 0, 9, 7 और 5 12, 1 और 9 10, 9,590। आप देखिए जरा 9,590 की कोई ट्रांजेक्शन इसमें है क्या? ये है हमारे पास। इसको एक बार होल्ड पे करिएगा 26 को। ये इंस्टेंट की जो बात है, इसको हम सबसे आखिरी में देखेंगे। इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ एक बार, सबसे आखिरी में देखेंगे। ऑन 15th इंस्टेंट लिखा, 15th इंस्टेंट, तो दैट इज मीन्स कि यहाँ पर इसको हमने कोई जस्टिफाइड नहीं किया, उसने क्या है ये क्या नहीं है, तो इसको एक बार के लिए छोड़ देते हैं। इसकी ट्रांजैक्शन देखिए 12,000 के साथ अगर हम बात करें तो डायरेक्ट आप एंट्री एक नोट करें। डायरेक्ट एंट्री आप एक नोट करें। क्या एंट्री नोट करेंगे? दैट इज 12,000 पर 5% कैश डिस्काउंट को माइनस करते हुए चले, तो 11,400 की आप एंट्री रिकॉर्ड करें। ठीक है, 11,400 की किस नाम से लिखेंगे? बाय परचेजेस फ्रॉम श्याम सुंदर ऑन कैश पेमेंट ना, तो बाय परचेजेस अकाउंट 12,400 हमने क्या दिया है? चेक दिया है, तो बाय परचेज अकाउंट 11,400 बैंक में ये अमाउंट आ जाएगी। ना चेक करो 11,400 की अमाउंट है कि नहीं है। 11,400 की अमाउंट देखो जरा है कि नहीं है श्याम सुंदर के नाम से। ये वाली ट्रांजेक्शन देखो, 11,400। अपने सॉल्यूशन में इसको चेक करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पेड टू मनोहर 8,000 बाय चेक। मनोहर को हमने 8,000 रुपये चेक से पेड किए हैं, तो पेमेंट गई है, तो बाय मनोहर 8,000 रुपये बैंक कॉलम से घट जाएंगे। बाय मनोहर करके हम कहाँ लिख देंगे इसको? बैंक कॉलम में 8,000 रुपये। कैश सेल टू डेट 80,000 ऑफ विच 60,000 बैंक, यानी 29 तारीख को नगद सामान तो 80 का बेचा, लेकिन 60,000 बैंक में जमा करा दिए। तो टोटल हम इसको एक एंट्री से लिख देंगे टू सेल्स, जिसमें से अगर बात करें तो बैंक में तो आ जाएंगे 60,000, बाकी हम मान लेंगे कैश। या तो आप ये एक सिंगल एंट्री पास कर लें टू सेल्स करके, या फिर आप 80,000 की सेल करिए पहले और उसको लिखिए टू कैश 80,000 रुपये। उसके बाद आप 60,000 बैंक में जमा कराइए, तो उसकी एंट्री लिखिए टू कैश बैंक से, बैंक के अंदर 60,000, और बाय बैंक कैश से 60,000 रुपये कम कर लें। देखिए इफेक्ट वही पड़ेगा। 80 बैंक में प्लस हुए थे, 60 माइनस हुए तो 20 बचे, और 60,000 बैंक में आए तो बैंक में हमने डाल दिए। तो टोटल सेल्स की वजह से हुआ सब, तो हमने टू सेल्स करके इकट्ठी एक एंट्री कर दी। बैंक कलेक्ट्स इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। बैंक ने 300 रुपये सिक्योरिटीज पर ब्याज कलेक्ट किया, मतलब हमें वो ब्याज उसने दिया है। ठीक है, बैंक क्रेडिटेड, तो क्रेडिट किया तो टू इंटरेस्ट, क्या एंट्री कर देंगे इसकी? टू इंटरेस्ट, यहाँ लिख देता हूँ टू इंटरेस्ट, और बैंक में आ जाएंगे 300 रुपये के ब्याज। डिपॉजिटेड इनटू बैंक कैश रिटेनिंग, 10,000 बचा लीजिए, बाकी जितना भी बचे बैंक में जमा होने दीजिए। तो ये सारी ट्रांजेक्शन आप मैच करके, और मैंने आपको बताया था कि आप दोनों तरफ का जोड़ पहले करें और फिर डिफरेंस करें, डेबिट कॉलम ऑफ कैश एंड क्रेडिट कॉलम ऑफ कैश का, और जितना अमाउंट आए तो उतना पैसा उसमें से 10,000 आप माइनस करेंगे जो रिटेन करने हैं, और देर आफ्टर यू हैव टू डिपॉजिट। आइए इसका कोई वर्किंग नोट अगर गिवन होगा तो वर्किंग नोट एक बार चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले 9500 वाली एंट्री मैंने आपको बताया था डायरेक्ट जर्नल प्रॉपर में जाएगी। 12 मार्च को बैंक कॉलम में हम ऑफ कैश बुक के डेबिट में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? चेक को जमा कराने की। और चेक रिसीव्ड फ्रॉम गोविंद हुआ था, वो भी हम सेम मैनर से रिकॉर्ड करेंगे। और इमीडिएटली डिपॉजिट कराया है ये मानते हुए, तो एक चेक हम डायरेक्टली जमा करा देंगे। तो यहाँ पर 15% इंस्टेंट को आप सिंपली ये मान के चलिए कि 15% डिस्काउंट ऑलरेडी। देखो गुड्स वर्थ ₹12,000 और परचेज फ्रॉम श्याम सुंदर ऑन 15th इंस्टेंट, 15 तारीख को
कि पेमेंट वाज मेड टुडे, हमने ये लिख रहा है कि हमने 12,000 का सामान 15 तारीख को खरीदा था, 15 तारीख को खरीदा था। अब खरीदा था तो उधार में खरीदा होगा, उसकी एंट्री यहाँ नहीं होगी। लेकिन अब उसकी क्या कर रहे हैं, पेमेंट वाज मेड टुडे, उसकी पेमेंट हम आज कर रहे हैं। तो 5% डिस्काउंट पे, 5% डिस्काउंट पे इसकी पेमेंट हो जाएगी, तो सीधा सीधा कैश हम पेड कर रहे हैं किसको, श्याम सुंदर को। तो श्याम सुंदर को पेमेंट कर रहे हैं, तो ये बाय श्याम सुंदर के नाम से 11,400 की एंट्री आ जाएगी। तो इस परचेज को भी यहाँ से आप प्लीज रिमूव करिए, हमने इसको पढ़ने में गलती कर लिया थोड़ा सा। इसकी जगह क्या आ जाएगा, बाय श्याम सुंदर। ये ट्रांजेक्शन ऑप्शन आपको क्लियर हुई होगी। ट्रांजेक्शन नंबर 26, मैं इसके बारे में फिर से बता दूं। ये कह रहा है 12,000 का सामान हमने 15 तारीख को कभी खरीदा था उससे, उसकी पेमेंट आज कर रहे हैं चेक के थ्रू, 5% कैश डिस्काउंट काट कर। तो खरीदा होगा तो हमने एंट्री कर ली होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर 12,000, 12,000, ठीक है। और आज उसकी क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट किसको जाएगी, श्याम सुंदर को। तो श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू, बैंक से पेमेंट कर रहा हूं तो टू बैंक, और डिस्काउंट साथ में मिल रहा है तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। 11,400 की पेमेंट जा रही है, 600 रुपए का डिस्काउंट है, टोटल 12,000 मुझे पेड करने हैं। होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा। और इस एंट्री को तो हम रिकॉर्ड करेंगे नहीं जब कैश बुक में, इसमें से भी श्याम सुंदर टू बैंक वाली एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी, डिस्काउंट वाली एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, ये जनरल प्रॉपर में चली जाएगी। होप सो कि इलिस्ट्रेशन 14 आपको समझ में आया होगा, आपने सॉल्यूशन भी देख लिया होगा इसका। आइए आगे चलते हैं और हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आज के लास्ट टॉपिक पर। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, दैट इज पैटी कैश बुक। होप्सो की जो ये होमवर्क हमने दिया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 14 और इलिस्ट्रेशन 14 कंप्लीट करना है, तो आपने कर लिया होगा। नहीं किया तो मैंने इलिस्ट्रेशन 14 आपको करवा दिया, नाउ यू हैव टू डू द प्रैक्टिकल क्वेश्चन 14 करके देखना है, ठीक है। आगे चलते हैं पैटी कैश बुक पर। देखिए पैटी कैश बुक क्या है, अगर बात करें पैटी कैश बुक की, तो पैटी कैश बुक क्या है। कल मैंने एक ऑनलाइन एमसी क्विज ऑर्गेनाइज किया था, दैट इज ऑन कैश बुक। मैंने उस क्विज को ग्रुप में भी शेयर कर दिया है, आप उसको, उस क्विज को एक बार देख जरूर लें। अगर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ना चाहता तो वीडियो देख सकता है, मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी थी इसकी, ठीक है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज आपकी लोगों की इच्छा, आप देखना चाहें तो देखें, ना देखना चाहें तो मत देखें। लेकिन कैश बुक अगर उस वीडियो को आप देखते हो, एमसीक्यू देखते हो, तो काफी सारे क्वेश्चन कैश बुक के आपके क्लियर हो जाएंगे। उसमें मैंने पैटी कैश बुक के बारे में भी एक छोटा सा डिस्कशन किया था, उसी के बारे में हम फर्दर ऑन आगे डिस्कस करते हैं अपने थ्योरेटिकल पार्ट से। इन एवरी बिजनेस वट एवर द साइज, a large number of small payments such as for postage, stationery, bus fare, taxi fare, cartage, etc. have to be made, and these payments are generally repetitive in nature. So if all these payments are made by cashier and are recorded in main cash book, then the cashier will be overburdened. Cashier क्या हो जाएगा, overburdened हो जाएगा with work, and the cash book will also become very bulky. To avoid this, it is usual to appoint an employee as petty cashier, and he is entrusted with task of making small payments, say below 1,000. ये से मतलब assumed figure है, record them in separate book that is called petty cash book. तो हम petty cash book इसलिए मेंटेन करते हैं कि जो छोटे छोटे खर्चे हैं वो उससे कैशियर, हेड कैशियर, मेन कैशियर ओवरबर्डन ना हो, ठीक है। अब इस सिस्टम में जो रिकॉर्डिंग होती है, तो उस सिस्टम का नाम बोलते हैं, जिसमें पैटी कैश बुक बनते हैं उसको बोलते हैं पैटी कैश बुक सिस्टम का इम्प्रेस सिस्टम। जहां इम्प्रेस्ड का मतलब जो है वो होता है एडवांस। इम्प्रेस्ड का मतलब क्या होता है, एडवांस। अगर मैं बोल दूं इम्प्रेस्ड अमाउंट, तो एडवांस अमाउंट के नाम से आप उसको समझेंगे, कि जिसमें हेड कैशियर पैटी कैशियर को कुछ पैसा एडवांस में क्या करता है, पेड करता है, देता है। Under this system, the petty cashier is given a definite sum, say rupees 10,000 at the beginning of a certain period, and this amount is called impressed amount. That is called advance amount. कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है what do you mean by impressed amount? तो impressed amount means advance amount. This the petty cashier goes on paying all the petty expenses out of this impressed amount and record them in the petty cash book maintained by him. Now
पैटी एक्सपेंसेस मींस स्मॉल एक्सपेंसेस, हम पहले भी बात कर चुके हैं। स्मॉल एक्सपेंसेस जो रूटीन में बहुत सारे होते हैं। एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड से आफ्टर अ मंथ, petty cashier submit the account to main cashier, who, after having examined the petty cash book, reimburses the amount actually spent by petty cashier। एक्चुअल में जो उसने पैसा खर्च किया है उतना पैसा उसको क्या कर देता है, रिम्बर्स कर देता है, वापिस कर देता है। Thus, on the first day of the next month, ताकि अगले दिन, अगले महीने की पहली तारीख को, the petty cashier, after including the balance already left with him, is found again with the same cash balance which is held on the first day of the preceding month। यानी कि मान लीजिए मई के मंथ में उसको हमने पेटी कैश बुक बनानी दी और वहां पर 10,000 रुपए का अमाउंट पेड किया, जिसमें से उसने 8,000 रुपए खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने बचे, 2,000। तो अब मई के बाद जब नेक्स्ट मंथ आएगा जून, तो उसमें हम जो पैसा उसने खर्च कर दिया वही पैसा उसको और दे देंगे, ताकि उसके पास बैलेंस कितना हो जाए, 10,000 अगेन, जो कि उसके पास प्रीसीडिंग मंथ में था। प्रीसीडिंग मंथ क्या था, मई। तो ये सब बातें ये कहना चाहता था। फॉर एग्जाम्पल 10,000, ये सब यही है सेम जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है। तो एक गुड इम्प्रेस सिस्टम शुड हैव द फॉलोइंग एसेंशियल्स। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है सिंपल 3 मार्क्स का थ्योरेटिकल पार्ट, कि गिव द गुड इम्प्रेस सिस्टम, कि एक अच्छा इम्प्रेस सिस्टम कैसे हो सकता है उसके बारे में थोड़ी बातें बताइए। तो petty cashier should obtain proper receipt for all payment made by him, and all receipts should be arranged date wise and numbered so that these may be checked up easily by the main cashier and when he takes reimbursement of the amount spent by him। और उसी वक्त जो वो चेक करेगा हेड कैशियर, तो उसको वो पैसा भी क्या कर देगा, रिम्बर्स कर देगा जो उसने एक्चुअल में खर्च किया है। चलिए सेकंड पॉइंट पे चलिए। Petty cashier should himself prepare proper vouchers for those expenses for which proper receipts cannot be obtained। तो प्रॉपर वाउचर किन के लिए बनवाएगा, किनके, पैटी कैसे शुड हिमसेल्फ प्रिपेयर बनाएगा फॉर दोज एक्सपेंसेस फॉर विच प्रॉपर रिसिप्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन। जो उसने खर्चे किए और जिनकी उनको रिसिप्ट नहीं मिल पा रही, तो उसके लिए क्या बनाएगा, वो प्रॉपर वाउचर प्रिपेयर करेगा। ही शुड गेट दीज वाउचर सैंक्शनड फ्रॉम अ प्रॉपर अथॉरिटी, और वो इनको एक प्रॉपर अथॉरिटी से क्या कराएगा, सैंक्शनड भी कराएगा। दीज शुड बी एन अपर लिमिट ऑफ द अमाउंट, देयर शुड बी एन अपर लिमिट ऑफ अमाउंट। यानी कि अगर उसको हमने 10,000 रुपीज पेड किए हैं, तो उसके लिए हम स्मॉल एक्सपेंसेस की एक अमाउंट फिक्स कर देंगे। स्मॉल एक्सपेंसेस की एक अमाउंट फिक्स कर देंगे भाई, 200 रुपए का जो खर्चा है उससे ज्यादा का खर्च अगर कर रहे हो, तो उसके लिए आप प्रॉपर वाउचर बनाए और मेरे से परमिशन ले। ऑफ ए सिंगल पेमेंट बाय पैटी कैशियर, पेमेंट अबव दिस लिमिट शुड बी मेड ओनली बाय द मेन कैशियर। या तो उसकी पेमेंट मेन कैशियर करेगा, या मेन कैशियर की परमिशन से पैटी कैशियर भी कर सकता है। आइए थोड़ा आगे चलते हैं पॉइंट नंबर फोर्थ पर। पॉइंट नंबर फोर्थ क्या कहता है, petty cashier should get the reimbursement of the amount spent by him only from the main cashier। And question number fifth है, petty cashier should not be entitled to receive any cash coming from outside for the business। जो petty cashier है वो किसी भी ऐसे पैसे को रिसीव नहीं करेगा जो बिजनेस में कहीं बाहर से आ रहा है, क्योंकि इसको जो पैसा देगा वो कौन देगा, हेड कैशियर। इसको जो पैसा मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, हेड कैशियर से पैसा मिलेगा। तो great R should be taken while great care should be taken while fixing the amount of interest। It should be sufficient to cover up the petty expenses for the month। ना तो ये एस्टिमेटेड अमाउंट से ज्यादा होनी चाहिए, ना उससे कम होनी चाहिए। जितना अजम्पशन है कि भाई इतना खर्चा हो जाएगा, उतना पैसा हम इसके लिए फिक्स करेंगे। क्योंकि ज्यादा दे दिया तो हो सकता है कम खर्चे करके वो, या जितना खर्चा एक्चुअल में होना था उतना करके बाकी जो बच जाए अपने पास ही रख ले। और अगर कम दे दिया तो वो उन खर्चों को पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जब भी ये अमाउंट फिक्स की जाती है तो एक प्रॉपर सावधानी बरती जाती है। आइए एक क्वेश्चन, अगर मान लीजिए गुड इम्प्रेस सिस्टम पे नहीं आया, तो इसके एडवांटेज पे पूछ सकते हैं आपसे 3 मार्कर, कि एडवांटेजेस ऑफ इम्प्रेस सिस्टम बताइए क्या है। तो एडवांटेज में पहला एडवांटेज क्या है, कंट्रोल ओवर मिस एप्रोप्रिएशन। कोई झूठ मूठ की जो ट्रांजेक्शन है उससे यहाँ पर रोका जा सकता है, उससे आप उसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, सॉरी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। Control over petty expenses, control over petty expenses, petty expenses kept within the limit
of imprest since the petty cashier can never spend more than that available petty cash with him. तो उससे petty expenses पर भी कंट्रोल किया जा सकता है. कंट्रोल एक्सरसाइज बाय मेन कैशियर कीप्स ए क्लोज वॉच ऑन द अमाउंट रिफंडेड टू द petty cashier from time to time. हर एक्स्ट्रा वेजेंस इफ एनी विल बी रिवील्ड, तो उसको हम चेक करते हैं अगर कोई अननेसेसरी खर्चा कर रहे हैं तो. लेसर चांस ऑफ मिस यूज ऑफ कैश बाय द पैटी कैशियर, क्योंकि उसके पास इतना ही कैश अवेलेबल होता है कि वो पैटी एक्सपेंसेस को पेड कर पाए, या फिर स्पेशल कोई खर्चा किया तो उसके लिए उसको वाउचर प्रेजेंट करना पड़ता है, तो इससे मिस यूज के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं. Advantageous to petty cashier. Impress system is advantageous to petty cashier also because his liability to account for money spent can never exceed the impressed amount. इससे ज्यादा उसकी लाइबिलिटी हो ही नहीं सकती. अगर उससे ऊपर के कोई खर्चे होते हैं तो वो सारे के सारे हेड कैशियर के द्वारा पेड किए जाएंगे. इसके पैटी कैश बुक के क्या एडवांटेजेस हैं? ये तो था इम्प्रेस्ड सिस्टम के क्या एडवांटेजेस हैं. ये तो क्या था, इम्प्रेस्ड सिस्टम के क्या एडवांटेजेस हैं. अब बात कर रहे हैं पैटी कैश बुक के क्या एडवांटेजेस हैं. तो पैटी कैश बुक में क्या करते हैं बेटा, सारे खर्चे एक साथ आ जाते हैं, तो टाइम और एफर्ट्स ऑफ चीफ कैशियर बचता है. पोस्टिंग करने में इजी होती है, कैश बुक बनाने में इजी होती है, पैटी एक्सपेंसेस पे कंट्रोल हो पाता है, लेसर चांस ऑफ फ्रॉड एंड सिंपल मेथड. तो ये उसके कुछ बेनिफिट है, एडवांटेजेस हैं. तो 1-2 नंबर में ये आपसे पूछ सकता है, तो इनको आपको एक अच्छे तरीके से डिवाइस करना है. नाउ व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर cash book, petty cash book? So petty cash book is prepared just like a simple cash book, having the debit and credit sides. Amount received from the head cashier is recorded on the debit side, whereas the payment are recorded on the credit side. पेमेंट को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करके चलते हैं. तो इसका कॉलम भी वैसे ही बनता है, लेकिन क्योंकि इसमें पेमेंट के मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं, क्योंकि स्मॉल एक्सपेंसेस बहुत सारी कैटेगरी के हो सकते हैं, तो उनमें से कुछ कॉमन नाम हमें दिए गए हैं, हम उन्हीं को कंसीडर करके अपनी पैटी कैश बुक प्रिपेयर करेंगे. On the payment of credit card, a separate column is provided for each class of most common expense. That is, number of columns depends upon the nature and need of particular business. A business small size needs lesser number of columns, whereas a business large size we need more columns. So those expenses that are not entered in any separate column are entered in the column designated miscellaneous expenditure. अगर आपको लगता है कि किसी एक्सपेंस को आप क्लासिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी एंट्री आप किस में कर देंगे बेटा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट में कर देंगे, जिसका एक सेपरेट कॉलम हम मेंटेन करेंगे. आइए पैटी कैश बुक का एक स्पेसिमेन फॉर्मेट देख लेते हैं कैसा होता है. ये इसका फॉर्मेट है, फॉर्म ऑफ पैटी कैश बुक. आपको इसी तरीके से पैटी कैश बुक प्रिपेयर करनी है, जिसमें बीचों बीच देखिए एक लाइन लगी हुई है. यहाँ पर बीचों बीच क्या लगी है, एक लाइन लगी है, ये वाली लाइन, ये यहां तक. ठीक है, ये बीचों बीच एक लाइन लगी है. ये जो लाइन है ये आपके इसको दो पोर्शन में डिवाइड करती है. एक तो डेबिट एंड क्रेडिट, दो साइड हो गई, जिसमें डेबिट में हम लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड, कैश बुक फोलियो नंबर, यानी मेन कैश बुक से आएगा, इसमें जो अमाउंट आएगा उसका नंबर डाल देंगे, डेट, पार्टिकुलर्स, और इधर वाउचर नंबर और टोटल पेमेंट. बस ये कॉलम तो हमारे हो गए पैटी कैश बुक के, वो जिनमें पैसा आएगा और पेमेंट करेंगे. जब पैसा रिसीव करेंगे तो यहाँ डेट डल जाएगी 1 तारीख, और यहाँ लिख देंगे हम टू कैश. ठीक है, टू कैश से इसमें एंट्री हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी अमाउंट. अब बाकी जितनी भी अमाउंट लिखेंगे वो सब बाय करके लिखेंगे, बाय करके लिखेंगे, बाय करके लिखेंगे, और पेमेंट में आ जाएगी वो सारी अमाउंट, टोटल पार्टिकुलर डेट को जितने भी खर्चे हुए उनका टोटल. लेकिन उन टोटल को हम एनालिसिस ऑफ पेमेंट वाले कॉलम में सेग्रीगेट करके चलेंगे कि इसमें पोस्टेज का कितना है, कोरियर का कितना है, वेजेस का कितना है, कन्वेंस का कितना है, कार्ट्रेज का कितना है, स्टेशनरी का कितना है, और जिन खर्चों को मैं इनमें कैटेगराइज नहीं कर पाया वो आ जाएंगे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में, उनको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर लेंगे. तो जो मान लीजिए किसी पार्टिकुलर डेट को पोस्टेज के 10 रुपए खर्च हुए, वेजेस के 5 रुपए खर्च हुए, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितने हुए हमारे 15 रुपए, तो यहाँ 15 लिख देंगे. तो ऐसे हम इसको मेंटेन करेंगे. ये इलिस्ट्रेशन 15 आपके सामने है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके बाद ये जो सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है, इस पे देखिए
थोड़ा सा मैं इसको लेके समझाता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है टू कैश अकाउंट, इसमें देखिए जुलाई 1 को एक बार हमने 10,000 रिसीव किए हैं, बाकी सारी पेमेंट हमारी बाय के नाम से है, बाय 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 करके, स्टेशनरी, वेजेस, चैरिटी, सोप, न्यूज। तो इन सब के लिए हमने सेपरेट एनालिसिस कॉलम बनाए हैं। कौन कौन से? पोस्टेज एंड कैरियर के, जो मोस्ट कॉमन एक्सपेंस होते हैं, वेजेस के, कन्वेंस के, कार्टेज के और स्टेशनरी के। और जो खर्चे इनमें नहीं आए वो मिसलेनियस में चले जाएंगे। और सभी का अलग अलग टोटल कर लेंगे। इसका अलग टोटल हो जाएगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग और इनका अलग। तो ये जितने भी टोटल यहाँ हुए हैं, ये वाले, ये और ये, इन सब का टोटल इतना आना चाहिए हमारा। ऊपर से इन सब को यहाँ पर प्लस करके टोटल पेमेंट में डाल देंगे, और इन सब का टोटल भी हमारा इतना बनना चाहिए। अब देखिए मिले कितने थे इसको, 10,000, और 8,400 हमने खर्च कर दिए। तो जो बाकी बचे वो फिर से हम बैलेंस में उतार देंगे, बाय बैलेंस सीडी, और उसको लिख देंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन। और जो बाकी बैलेंस अब उसको दोबारा से मिलना है, वो जो उसने एक्चुअल में खर्च किया वो उसको मिल जाएगा टू कैश अकाउंट 1 अगस्त को ही। अब उसके पास दोबारा से कितने बैलेंस हो जाएंगे? 10,000। तो इस तरीके से कैश बुक आपने, पैटी कैश बुक मेंटेन करनी है। इसके 2 या 3 ही क्वेश्चन मैक्सिमम हमारी बुक में है। तो आपको 2-3 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस में लेकर आने हैं, यही आपका होमवर्क है। 16th भी है हमारे पास, 16th को देखेंगे। देयर आफ्टर अगर हम बात करें तो एक 17th दिया गया है, 15, 16, 17 यहाँ पर। अब ये जो पॉइंट है ये है हमारा पोस्टिंग का। तो इस पोस्टिंग के बारे में कल एक क्लास और रख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको होमवर्क करके आना है, इससे ऊपर ऊपर जो भी हमने डिस्कस किया, यानी इलिस्ट्रेशन 15th, 16th और 17th, एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चन और एग्जाम्पल दोनों, ये आपको करके देखने हैं। और फिर एक ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम लोग इसके एक्सरसाइज वाले पोर्शन पर चल पड़ेंगे। आप इसकी एक्सरसाइज को एक बार स्टडी भी कर लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। और उनमें जो एक एक नंबर के कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, प्लस वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम इसमें देख लेंगे। और फिर उसके बाद मिसलेनियस जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में भी पढ़ लेंगे। हालांकि मैंने एक क्लास ले ली इसके ऊपर, अगर आपने क्लास देखी हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। तो फिर भी आप इनको एक बार करके देखिएगा, और कल हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। और उसके बाद जहाँ जहाँ पर भी जाकर ये खत्म होते हैं तो वहाँ हमारी क्लास का लास्ट डे रहेगा, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्योंकि हमने साथ साथ कहा था आपको करने के लिए, अपने होप सो कर लिया हूँ। फिर भी अगर नहीं हुए हो तो इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज इसके डाउट्स भी आप नोट करके रखें, ठीक है, ताकि वो भी आप एक साथ डिस्कस कर सके। तो मैक्सिमम 1 या 2 क्लास हम इस पे और कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर जो है 11 वो फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और देन देयर आफ्टर वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 12। 12 हमारा सब्सिडरीज बुक्स का चैप्टर रहेगा, ठीक है। सब्सिडीज बुक्स पर हम चर्चा करेंगे। ये जो हमने बनाई, ये कैश बुक बनाई, इसके अलावा कौन सी सब्सिडी बुक है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वो चैप्टर 12 है या 13 है वो देख लेंगे कौन सा है, नई पुरानी बुक के अकॉर्डिंग। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। हम अपनी क्लास को यहाँ पर रोकते हैं। चलिए बताइए, कोई डाउट? तनुज, हर्ष, दीपांशु, किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जतिन को क्लियर है? ओके, थैंक यू जतिन। दीपांशु को भी क्लियर है? अगर कोई और बात पूछने की है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास को वाइंड अप कर दें। बोलिए, क्लास को वाइंड अप करें? जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।